प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से एक मॉडल पेपर अर्थात प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। कई छात्रों ने आग्रह किया है कि प्री बोर्ड सामने है, अतः उन्हें एक मॉडल पेपर के माध्यम से प्रश्न पत्र को हल करने का सही तरीका बताया जाए। इसी कड़ी में आज हम एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में लेखन की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। यदि कटिंग करने की आवश्यकता पड़े तो उसे एक क्षैतिज रेखा से काट दें। गुजपुचाने का बिल्कुल प्रयास न करें। साथ ही महत्वपूर्ण बातों को या तो रेखांकित करें या हाईलाइट करें, जैसे जीवन परिचय में जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम आदि। आइए शुरुआत करें। परिषदीय परीक्षा 2020-21 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10। समय 3 घंटे 15 मिनट। विषय हिंदी केवल प्रश्न पत्र, पूर्णांक 70। इसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। शेष 3 घंटे में आपको पूरे प्रश्न पत्र को हल करना होता है। पहला प्रश्न गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होता है, जो 5 अंकों का होता है और 5 ही प्रश्न इसमें पूछे भी जाते हैं। जैसे पहले का क है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 1 अंक का है। उत्तर लिखते समय जहां से आप शुरुआत करें उस पंक्ति के मध्य में लिखें प्रश्नोत्तर संख्या 1। वहीं प्रश्नोत्तर संख्या लिख के डैश करके 1 डाल दें। फिर जो ऑप्शन सही है उसे बाएं तरफ क ख ग घ अंग लिखें और उसके ठीक सामने संबंधित विकल्प को लिखते जाएं। जैसे क में सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं, तो क के सामने आप लिखेंगे 4, जैसे बना हुआ इसी तरह से बनाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं, ये पूरा लिख देंगे। इसी तरह ख, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। ख में आप हेडिंग डाल दें, पहले तरफ कृति और दूसरी तरफ लेखक। कृति के नीचे मान लीजिए आपने पहला किया है सेवा सदन, तो एक सेवा सदन ऐसे लिख दें और लेखक में प्रेमचंद लिखें। इसी तरह से आप जो करना चाहें उस विकल्प को लिखिएगा। ग, किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए, यह भी 1 अंक का है। इसके उत्तर में ग के सामने किसी के एकांकीकार का नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा है या जयशंकर प्रसाद है, जो भी आप लिखना चाहें। कई एकांकीकार हैं, तो यहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद हैं, लिखेंगे। घ के सामने आवारा मिश्रिया किस विधा की रचना है, तो उत्तर में आवारा मिश्रिया जीवनी विधा की रचना है, यह भी 1 अंक का है। 5वां और अंतिम अंग संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। इसमें आप जो आपको याद हो उनके माध्यम से लिखिए। यहाँ संस्मरण और रेखा चित्र में सीधे महादेव वर्मा का नाम लिखना आपके लिए बड़ा सरल है, तो लिखें संस्मरण विधा के एक लेखक का नाम महादेवी वर्मा है। दूसरा प्रश्न काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है, यह भी 5 अंकों का होता है और इसे प्रायः 3 प्रश्नों में पूछा जाता है। 2 प्रश्न 2-2 अंक के और तीसरा 1 अंक का होता है। इसके लिए भी आप संबंधित पंक्ति के बीच में लिखें प्रश्नोत्तर संख्या 2 और बाएं तरफ क ख ग लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। क, रीतकाल के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी, ये 2 अंक का है। उत्तर में आप लिखिएगा रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, नीचे 1 और 2 नंबर डाल दीजिएगा और तब ये विशेषता लिखिएगा। जैसे रीतकाल के प्रमुख विशेषताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता, रीति ग्रंथों का निर्माण, ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, ये विशेषताएं हैं। आपने इसके हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पढ़ा है, तो इसमें इस तरह से 2 लिखिएगा। ख, किन्हीं 2 छायावादी कवियों के नाम लिखिए, यह भी 2 अंकों का है। उत्तर लिखते समय आप लिखिएगा ख के सामने कि किन्हीं 2 छायावादी कवियों के नाम निम्नलिखित हैं, फिर 1 और 2 नीचे नंबरिंग करिएगा। फिर उसमें आप छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से कोई 2 लिख दीजिएगा, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि। इनमें से कोई भी 2 आप लिखेंगे। ग,
पंचवटी काव्यकृत के रचनाकार का नाम लिखिए। ये 1 अंक का प्रश्न है। इसमें उत्तर में लिखिएगा कि पंचवटी काव्यकृत के रचनाकार का नाम मैथिलीशरण गुप्त है, क्योंकि इस काव्यकृति के रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त हैं। इस तरह से आपका 10 अंक पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इच्छांक का होता है। दिए गए पैराग्राफ में से किसी एक को चुनना होता है, चाहे अथवा के ऊपर चुने या नीचे चुने, और 3 प्रश्न होते हैं, तीनों को लिखना होता है, 2-2 अंक के प्रश्न होते हैं। इस तरह से यह प्रश्न 6 अंक का होता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है, 3 का अथवा नहीं डालना है, बल्कि लिखते समय प्रश्नोत्तर संख्या 3 के नीचे पहली लाइन में संकेत डालिएगा, डैश करिएगा, और जिस पैराग्राफ को हल करना हो उसका पहला शब्द कुसंग, फिर डॉट डॉट का निशान बनाइएगा, और आखिरी में अंतिम शब्द लिख के पूर्ण विराम कर दीजिएगा। इस तरह पता चल जाएगा कि आप अथवा के ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है। यह देखते ही आप समझ चुके होंगे कि हम मित्रता पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ में मित्रता पाठ, रामचंद्र शुक्ल जी का नाम और अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी का उल्लेख करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा प्रश्न है। इसमें हेडिंग भी डाल दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर डैश करके लिखिएगा। कुसंग का ज्वर से 6 करता है तक इन्होंने दिया है, इसको आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ लिखिएगा गद्यांश का संदर्भ जो लिखना है पहले, उसमें संदर्भ हेडिंग डाल के लिखिएगा। तीसरे प्रश्न में कोई हेडिंग नहीं डालनी है, सीधे कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है इसका उत्तर लिख देना है। इसी तरह से आप अगर इसका अथवा करना चाहेंगे तो अथवा का भी उत्तर उसी तरह देंगे, पहले संकेत कर देंगे, फिर उत्तर में पहला संदर्भ हेडिंग डालेंगे, दूसरे में रेखांकन अंश की व्याख्या डालेंगे, और तीसरे को सीधे सीधे उत्तर लिखेंगे। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से इसे पढ़ेंगे आप तो भारतीय संस्कृत शब्द मिल जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पाठ भारतीय संस्कृत से लिया गया है। बाकी शेष चीज़ें आप व्याख्या खंड में पढ़ चुके हैं। चौथा जो प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह भी 6 अंक का है। 1, 4 और 1 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें से 1 अंक संदर्भ का है, 4 अंक व्याख्या के लिए है और 1 अंक काव्य सौंदर्य के लिए है। तो आप पहले संकेत लिखिएगा, निर्गुण डॉट 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 मतिनासी, फिर संदर्भ लिखिएगा, फिर प्रसंग लिखिएगा, फिर व्याख्या करिएगा और फिर काव्यगत सौंदर्य लिखिएगा। उसमें कम से कम 5 बिंदु जरूर लिखिएगा, जैसा कि व्याख्या खंड में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आप इसका अथवा करना चाहें तो संकेत में निर्भय स्वागत डॉट 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 करके वस्त्र बहाकर पूर्ण विराम कर दीजिए और उसी प्रक्रिया से आप इसको हल कीजिए। 5वां प्रश्न 2 भागों में बटा है। 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपके सामने हैं। 3 अंक का ये प्रश्न होता है, जिसमें 2 अंक जीवन परिचय के लिए और 1 अंक रचना के लिए होता है। तो यहाँ जीवन परिचय और रचना लिखना अनिवार्य है, कोई एक रचना। लेकिन यदि आप भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान भी लिखें तो आपके लेखन में चारुता आ जाएगी। अन्यथा जीवन परिचय और रचना लिखना है। तरीका है कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिख दें पहले, फिर 1 लाइन नीचे जिस लेखक का लिखना, मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल का आप लिख रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल डाल दें, फिर उसके 1 लाइन नीचे बाएं तरफ जीवन परिचय डालें, फिर डैश करके पूरा जीवन परिचय लिखें। जहां समाप्त हो जाए उसके नीचे बाएं तरफ रचना लिखें और फिर डैश करके उनके रचना का नाम लिखें। इसी तरह ख वाला प्रश्न जो है, इसमें कवि का जीवन परिचय और रचना लिखना होता है। ऊपर की तरह आप इसे भी हल करेंगे। यह भी 3 अंक का है। 6ठा प्रश्न संस्कृत के हिंदी अनुवाद से संबंधित है। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह 4 अंक का है। 1 अंक संदर्भ के लिए और 3 अंक अनुवाद के लिए हैं। गद्यांश और श्लोक में से किसी एक का ही आपको उत्तर लिखना है। इसलिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखने के बाद नीचे आप पहले संकेत लिखिएगा। अगर गद्यांश करना है तो ऐसा न करी डॉट डॉट करके
कार्यतः पूर्ण विराम करिएगा, फिर संदर्भ लिखिएगा, फिर हिंदी अनुवाद हेडिंग डालिएगा। और अगर श्लोक करना चाहते हैं तो संकेत में श्लोक का मानम हित्वा डॉट डॉट सुखी भवेत पूर्ण विराम करिएगा, फिर संदर्भ लिखिएगा, फिर हिंदी में अनुवाद लिखिएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति से आप समझ गए होंगे कि वाराणसी पाठ से लिए है, और नीचे का जो श्लोक है ये जीवन सूत्राण से लिया गया है, इसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं। 7वां प्रश्न 2 भागों में बटा है। क में अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया आया हो, 2 अंक का है। ध्यान रखिएगा कि अपने जो पाठ हैं उन पाठों में से कम 2 श्लोक आप अच्छी तरह तैयार करिएगा, पाई मात्रा की कोई त्रुटि न होने पाए, अन्यथा अंक कट जाता है, ताकि परीक्षा में यदि एक श्लोक आ जाए तो दूसरा वाला आप लिख सकें, क्योंकि परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक ही श्लोक दिया जाता है। ख में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 1-1 अंक के कुल 2 अंक के ये प्रश्न हैं। प्रश्नोत्तर खंड में आप इनको पढ़ चुके हैं, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 7 ख लिखिए। बाएं तरफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से जो 2 करना चाहते हैं वो नंबर डाल दें। जैसे वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थितास्त, तो गंगा के किनारे है तो वाराणसी नगरी गंगायाः नद्या कुले स्थितास्त कर लेंगे। वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, तो बाएं तरफ पहला नंबर डाल के उत्तर लिखना है, फिर दूसरा डाल के सीधे उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 8 3 भागों में विभाजित है। क हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 8 आपको पंक्ति के बीच में लिखना है, किनारे से क ख ग का उत्तर लिखना है, तो क लिखिएगा, और जो रस लिखना हो, हास्य रस लिखना है तो हास्य रस हेडिंग डाल करके उसकी परिभाषा लिखिए, और उदाहरण भी लिखना है। बिना उदाहरण के प्रश्न आपका पूरा नहीं होगा। उसी तरह से ख में उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो यहाँ किसी एक की परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी देना है। इसी तरह ग में सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, तो यहाँ भी किसी एक छंद का, चाहे सोरठा का चाहे रोला का, आपको लक्षण लिखना है। लक्षण का मतलब परिभाषा ही होता है, और उदाहरण भी देना है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ यदि आप मात्रा लगा सकें, स्पष्टीकरण दे सकें, तो आपके लेखन में चारुता आ जाएगी। इसलिए इन तीनों प्रश्नों में कोशिश करिए कि आप यहाँ स्पष्टीकरण भी दें। प्रश्न संख्या 9 का क, तो पंक्ति के बीच में प्रश्नोत्तर संख्या 9 आपने डाला। क में निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए, 3 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 9 में क में आप हेडिंग डाल देंगे, या आप पहले एक लाइन लिख लें कि निम्नलिखित उपकरणों से निर्मित एक एक शब्द इस प्रकार से हैं, और एक तरफ उपसर्ग हेडिंग डाल दें, दूसरे तरफ निर्मित शब्द लिख दें, और इस तरह से उनके नीचे लिखे सुंदर लगेगा। जैसे पहला उप से उपकार, परि से परिस्थित, सु से सुयोग, अभि से अभिमान, अप से अपमान। इस तरह से आप एक एक शब्द बना करके, लेकिन इनमें से किन्हीं 3 से ही आपको लिखना है, 5 नहीं लिखने हैं, 3 अंक है। तो आप एक तरफ उपसर्ग, दूसरे तरफ निर्मित शब्द हेडिंग डाल के लिखेगा, सुंदर लगेगा। ख में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। तो यहाँ आप एक तरफ हेडिंग डालिएगा प्रत्यय, और दूसरी तरफ शब्द या प्रत्यय से निर्मित शब्द, और जिसको करना होगा, क्योंकि इसमें से 2 ही करना है तो वही लिखिएगा। मान लीजिए आप पहले से करना चाहते हैं, तो पहला आई है तो बाएं तरफ आई हो जाएगा, और दाहिनी तरफ जो निर्मित शब्द है वहाँ हो जाएगा पढ़ाई। दूसरा कर रहे हैं तो बाएं तरफ तो होगा, और दाहिनी तरफ महत्व। इसी तरह तीसरे का पन, इसका बचपन होगा। चौथा हट, आहट होगा। तो इनमें से कोई 2 आप करिएगा, हेडिंग जरूर डालिएगा। बाएं तरफ प्रत्यय और दाहिने तरफ प्रत्यय से निर्मित शब्द। 9वें का ग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। ध्यान रखिए कि यह भी प्रश्न 2 अंकों का है, किंतु आपकी परीक्षा में अब केवल 2 ही समास पूछे जाएंगे, द्वंद्व और द्विगु। इसलिए जो दिया रहेगा आप तुरंत समझ जाएंगे इसमें कौन द्वंद्व है कौन द्विगु है।
प्रायः द्वंद्व में डैश लगा रहता है, इसलिए आप देख लिए कि पहला और दूसरा द्वंद्व है, जिसे माता पिता, माता और पिता, हानि लाभ, हानि और लाभ। लिखते समय पहले प्रश्नोत्तर संख्या में ग के नीचे आप एक माता पिता लिख दीजिएगा, यानी सामासिक शब्द माता पिता, फिर समास विग्रह करिएगा, उसमें लिखिएगा माता और पिता, फिर समास का नाम लिखिएगा, द्वंद्व समास। इसी तरह से हेडिंग डाल करके आपको करना है। जैसे अगर आप दीर्घ में जाते हैं तो त्रिवेणी है, 3 बेड़ियों का समूह, नवरत्न है, नवरत्नों का समूह, और ये दीर्घ समास लिखना है। तो यहाँ भी वही करना है कि पहले शब्द लिखिए, फिर समास विग्रह करिए, फिर समास का नाम लिखिए। इस तरह से हेडिंग डाल के लिखिएगा, सुंदर भी लगता है और अंक अच्छे मिलते हैं, क्योंकि अध्यापक को स्पष्ट पता चल जाता है। घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यह भी 2 अंकों का है। यहाँ 4 दिया हुआ है, 2 आपको करने हैं, तो आप इसमें भी हेडिंग डालिएगा। घ के सामने पहले शब्द और उसके बाद तत्सम शब्द। शब्द के नीचे जो करना है, जैसे पहला आपको करना है तो पहला आग लिखिएगा, आगे तत्सम में लिखेंगे अग्नि, गागर का गरगर, कुआं का कूप और सूरज का सूर्य होता है। तो इनमें से कोई 2 आप लिख लेंगे। अंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आप जैसे ही अंग में लिखना शुरू करेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपने पहला करना चाहा तो कमल लिखा, तो पहले ऊपर को शब्द लिखिएगा और दूसरी तरफ पर्यायवाची लिखिएगा। कमल के 2 पर्यायवाची जैसे पंकज, सरोज। नदी का लिखना है तो सरिता, तटनी। सूर्य का लिख रहे हैं तो दिनकर, दिवाकर, भास्कर कोई। वृक्ष लिख रहे हैं तो तरु, पादप। तो इनमें से कोई 2 चुनेंगे, बाएं तरफ इनको शब्द लिखकर लिख देना है और दाहिने तरफ पर्यायवाची शब्द लिखकर उसके नीचे इन्हीं के ठीक सामने ये 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं कामा लगाकर। इस तरह से उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 10 भी खंडों में विभाजित है। 10 के कम निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा में संधि विच्छेद दे करके उसे संधि करने के लिए कहा जा सकता है, अथवा शब्द देकर उनका संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है। ये दोनों तरीके से प्रश्न आते हैं। अब आपके पाठ्यक्रम में केवल यण संधि है, इसलिए संधि का नाम सभी का यण संधि होगा। 2 करने हैं तो 2 चुन लीजिए। सूधन आगतम, स्वागतम, वधुधन आगमनम, वध्वागमनम, प्रतिधन एक, प्रत्येक, यद्यनप, यद्यप। यहाँ लिखने का तरीका है कि आप उत्तर में बाएं तरफ सूधन आगतम लिखिए, उसके ऊपर लिख दीजिएगा संधि विच्छेद, उसके आगे संधि शब्द, वहाँ स्वागतम, फिर अंत में संधि का नाम यण संधि। और चूंकि यण ही संधि आपके कोर्स में रह गया है, इसलिए आपको इसमें भ्रमित नहीं होना है। ख में निम्नलिखित शब्दों में रूप तृतीया विभक्त बहुवचन में लिखिए। अभी 2 अंकों का है और 2 ही दिया हुआ है। फल अथवा नदी का जोड़ा है, मति अथवा मधु का जोड़ा है। तो एक तरफ आप शब्द लिखिएगा और दूसरी तरफ शब्द रूप लिखिएगा। यहाँ जैसे आप फल का कर रहे हैं तो शब्द के नीचे आपने पहला डाला, फल लिख दिया, या नदी करना है तो नदी लिख दिया, और दूसरी तरफ रूप लिखेंगे तो फल का तृतीया बहुवचन में रूप हो जाएगा फलई है। इसी तरह से मति या मधु में से एक आप करेंगे। ग, निम्नलिखित में से किसी एक के धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अभी 2 अंकों का है। आपके यहाँ 2 ही धातुएं बची हैं, पठ और हस धातु, इसलिए इनमें से किसी एक को ही आपको करना है। 5 लकार आपको ध्यान में रखने हैं। किसी एक भी धातु को अच्छे से आप तैयार करके दोनों का काम कर सकते हैं। तो यहाँ उत्तर लिखते समय पहले आप शब्द लिखेंगे, धातु रूप पठत, पहला पठत, फिर हेडिंग डालेंगे जो जो पूछा गया है। पहले धातु का नाम पठ धातु, लकार लट लकार, फिर पुरुष डालेंगे और फिर वचन डालेंगे। इस तरह से हेडिंग डालकर उसके सामने ही आप लिखेंगे ताकि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। कम से कम 4 वाक्य दे रहते हैं, जिनमें से 2 को आपको करना होता है। तो यहाँ आप ये वाक्य उतार करके इसके आगे भी लिख सकते हैं या सीधे आप उत्तर लिख सकते हैं। बाएं तरफ आपने नंबर 1 डाला और लिख दिया
वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वाक्य लिख करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप सीधे सीधे जो अनुवाद होता है उसी को लिख दें। घ में पाला डालें और सीधे अनुवाद लिख दें, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 6 अंक का प्रश्न है। इसमें देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, अनुशासन का महत्व, ये विषय आपके सामने दिया हुआ है। किसी एक विषय को चुनना है। तो पहले पंक्ति के बीच में डालिए प्रश्न उत्तर संख्या 11, उसकी एक पंक्ति नीचे विषय डाल दीजिए। मान लीजिए विज्ञान वरदान या अभिशाप आपने लिख लिया। फिर एक पंक्ति नीचे बाएं तरफ रूपरेखा लिखिए और निबंध में जो विस्तार आप करना चाहते हैं उन हेडिंगों को यहाँ क्रम से लिख दीजिए, देखने में सुंदर लगते हैं। तत्पश्चात हेडिंग वाइज आप पूरे निबंध को विस्तारित करिए। बहुत विस्तार में नहीं जाना है, क्योंकि आपके यहाँ शब्द सीमा 150 से 200 के बीच में भी लिख दी जाए तो निबंध अच्छा माना जाता है। 12वां और अंतिम प्रश्न आपके यहाँ खंड काव्य से है और प्रयागराज में खंड काव्य चलता है, अग्र पूजा। तो इसमें प्रश्न इसी तरह से दिया रहेगा। बोर्ड परीक्षा में तो कई दिए रहेंगे, जिसके यहाँ जो चलता है वही आपको चुनना है। अग्रपूजा खंड काव्य के आयोजन सर का सारांश लिखिए अथवा अग्रपूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सारांश करना है तो पंक्ति के बीच में लिखें प्रश्नोत्तर संख्या 12, एक पंक्ति नीचे हेडिंग डाल दें अग्रपूजा खंड काव्य के आयोजन सर का सारांश, फिर बाएं से पूरी भूमिका सहित किसने लिखा, जैसे पंडित रामबहादुर शुक्ल ने, इसमें किसके बारे में वर्णन है, कितने सर्ग हैं, और तब आयोजन सर का सारांश निम्नलिखित है करके पैराग्राफ चेंज करके तब लिखिएगा। या नायक का लिखना है तो अग्रपूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, ऐसा हेडिंग डाल करके और तब फिर आप विस्तार करिएगा तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसे एक उदाहरण रूप में हल करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या लेखन हमारा सुंदर हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।